दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश, वही निवेदन, वही अपील दोहरा लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। आपके करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम चैनल में और ज़्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित करते हैं और हम चैनल की निरंतरता बनाए रखने में, चैनल में निरंतरता बनाए रखने के लिए उत्साहित होते हैं। तो आपका बहुत आभारी हूँगा अगर आप ये करते रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के तमाम देशों के बीच जो है रैंकिंग करने वाली एक जर्मन बेस्ड संस्था है, उसकी इस साल की रिपोर्ट सामने आई, मतलब गत वर्ष की रिपोर्ट सामने आ गई है। 2023 में उसने जो आकलन किया है, 180 देशों के बीच उसने आकलन कराया है। उस आकलन में 2022 में भारत जो है वो भ्रष्ट देशों के मामले में 85वें स्थान पर था है, लेकिन अब 8 पायदान और नीचे गिरकर और 93वें स्थान पे पहुंच गया है। इसी तरीके से वो जो है स्कोरिंग भी करती है ये संस्था। स्कोरिंग का मतलब है 0 से लेकर 100 के बीच स्कोरिंग की जाती है, और 0 का मतलब है जो भ्रष्टाचार से एकदम मुक्त कोई देश हो। और जैसे जैसे उसमें भ्रष्टाचार का परिमाण किसी देश में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जो है स्कोर बढ़ता जाता है। तो उस स्कोरिंग में भारत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 40वें स्थान पर रखा है। भारत जैसे देश के लिए ये आंकड़े बहुत ही जो है शर्मनाक है, और हर साल इन आंकड़ों पर गौर होता है, देश के अंदर चर्चा होती है, और हर साल इस बात की आवाज उठाई जाती है कि सरकारें भ्रष्टाचार से जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास क्यों नहीं कर रही। हम भी साफ सुथरे सम्मानजनक देशों की सूची में टॉप 10 में उस मामले में क्यों उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे। अब ये तो बहाना हो नहीं सकता कि नहीं, चीन की भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है, यहाँ पर इतने प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अब चीन में तो एक तरीके से एक आवरण वाला पूरा समाज है, वहाँ की कितनी खबरें हम तक पहुंच पाती हैं, कितनी खबरें नहीं पहुंच पाती, ये सब जानते हैं। तब वहाँ पर भ्रष्टाचार हटाने के लिए या भ्रष्टाचार के मामले में सजाओं की बात तो हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसके पदाधिकारी ही कितने ज्यादा लिप्त हैं, कितने ज्यादा लोलुप हैं, इनकी खबरें तो हमको मिल नहीं पाती। ऐसी कोई वहाँ पे बेबाक समीक्षाएं तो संभव होती नहीं है। तो चीन की या किसी दूसरे देश की, चीन की मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी दूसरे देश की इस मामले में जो है तुलना करके और हम इस दाग से बरी नहीं हो सकते। हमको आईना देखना पड़ेगा इस मामले में। मोदी सरकार जो है उसको अब लगभग 10 साल हो गए। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार को हटाकर नरेंद्र मोदी जी आए थे राष्ट्रीय पटल पर, प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तो उस समय पर यह था कि मनमोहन सिंह सरकार के जाने का कारण ये था, और नरेंद्र मोदी के आने का कारण ये था कि लोग कि मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में ये धारणा बन गई थी कि बेहद ये अत्यंत भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। उनके मंत्री जेल में जा रहे थे और निरंतर नए घोटाले सामने आ रहे थे। अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिस आंदोलन को धार देने के लिए, जिस आंदोलन को विराट का दिखाने के लिए देश भर के एनजीओ सक्रिय हो गए थे। तो इन सब वजहों से वो बदनाम हो चुकी थी सरकार, और लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कोई जो है परिवार जिनको अपना परिवार से कोई मोह नहीं है, परिवार से जो अपना कोई लेना देना नहीं रखते, वो जो है वो उन जैसे निर्लिप्त नेता को जब देश की बागडोर मिलेगी तो भ्रष्टाचारियों की शामत आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी
योगी जी के साथ में भी वही बात है, उनका तो कोई परिवार है ही नहीं, वो तो जन्मजात ब्रह्मचारी है। तो उन जैसे लोगों को जब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भाजपा से लोगों की जाहिर है कि उम्मीद है और ज्यादा बड़ी। और सबसे बड़ी उम्मीद ये जो हिंदू मुस्लिम तो बाद में किया गया, मोदी जी पहले भी 5 साल कुछ और रहे और दूसरे 5 साल कुछ और थे। पहले 5 साल में उन्होंने 370 नहीं हटाया। पहले 5 साल में उन्होंने जो है राम मंदिर के लिए कोई बड़ा बहुत गंभीर प्रयास नहीं किया। पहले 5 सालों में उन्होंने कई बार कुछ बार जो है गौ भक्तों की जो तथाकथित गौ सेवक थी उनके उपद्रवों पे उन्होंने क्या दिया, ये गौ सेवक नहीं, ये तो गुंडे हैं, ये कहने में उन्होंने चूक नहीं की। कई मौकों पर उन्होंने मुस्लिम पीड़ितों के साथ हमदर्दी भी दिखाई। अपना जो शपथ ग्रहण समारोह था पहली बार का, उस शपथ ग्रहण समारोह में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति को बुलाने में उन्होंने संकोच नहीं किया। फिर वो जो है उनके यहाँ उनकी जो पोती की शादी थी मियाँ नवाज शरीफ की, वो नवाज शरीफ की पोती की शादी में भी बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचे उपहार लेके उनके परिवार के लोगों के लिए, उनकी माँ के लिए तमाम तरह के उपहार, जो एक बड़ा चर्चा का विषय रहा। और उस समय ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्ग सत्ता है, उसको एक तरह से उनके उसमें मोहभंग भी शुरू हो गया। उससे ये कहने लगा था कि वो ही लोग ये कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा में पड़ गए हैं और इसलिए वो अपने पार्टी के एजेंडे पर ध्यान नहीं दे रहे, पार्टी की भावनाओं के अनुसार काम नहीं कर रहे। और दूसरी बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया। पहले जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी और लालकृष्ण आडवाणी भी जी, जो भले ही प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री तो हो गए थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके मन में भी ये विचार था। और शायद नरेंद्र मोदी जी के भी पहले कार्यकाल में विचार रहेगा कि मुस्लिमों को एकदम नाराज कर देने से, अगर मुस्लिम किसी पार्टी की तरफ एकजुट हो गया, खासतौर से मुख्य प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस के प्रति एकजुट हो गया, तो उनको बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन जब ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जनाधार बढ़ने लगा, वो जो पूरी तरीके से एक तरफा काम करने से सरकार में और सत्तारूढ़ पार्टी में और ज्यादा मजबूती आने लगी, तो फिर उन्होंने विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के प्रलोभन से अपने को उबार लिया। और फिर वो अपनी जो संघ का जो एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, तदनुरूप कार्य करने में वो लग गए और पूरी तरह से कट्टरवादी तरीके से उनकी सरकार ने पेश आना शुरू कर दिया। खैर, ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन इसी एजेंडे के तहत एक तरह से सनातन धर्म को राजकीय धर्म जैसा दर्जा दे दिया। भले ही अभी हिंदू राष्ट्र घोषित न किया हो, लेकिन देश के हिंदू राष्ट्र बन जाने से कम की स्थितियां नहीं रही। पूरा देश को उन्होंने एक धर्म में माहौल सरकारी खर्चे से बनाया है। हिंदू पर्व जो है वो एक राजकीय पर्व की तरह मनने लगे हैं। हिंदुओं के जो मंदिरों के उत्सव हैं वो भी एक तरह से राजकीय उत्सव की तरह आयोजित हो रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा तामझाम हो रहा है और सरकारी कोई कार्यक्रम बिना जो धार्मिक कर्मकांडों की शुरू नहीं किया जाता। यहाँ तक कि राफेल की जो रक्षा मंत्री हैं, वो जब राफेल का आया तो राफेल का वो नारियल फोड़ के पूजन करने के लिए भी पहुंचे, जिसके लिए उनका उस धर्मनिरपेक्ष मिजाज के लोगों ने उसकी आलोचना करी हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस बात की परवाह नहीं करती। अब धर्म में हमेशा बुरी चीजें ही होती, धर्म के साथ कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हुई, क्योंकि धर्म अपरिग्रह का संदेश देता है, धर्म संयम का संदेश देता है, धर्म जो है वो काम क्रोध लोभ मोह जैसे मनोविकारों से ऊंचा उठने की साधना है धर्म में। वो साधना के लिए धर्म प्रेरित करता है। तो एक धर्म के माध्यम से
ये सोचते रहते कि जब धर्म बढ़ेगा तो लोगों का नैतिक और चारित्रिक उत्थान भी होगा, और जब एक उल्टा होने लगे तो इसका मतलब है कि आप धर्म के साथ न्याय नहीं कर रहे, आप धर्म के नाम पर दिखावा कर रहे, आप मन से जो है वो निष्ठा के साथ जो है आप एक तरह से वो कोशिश नहीं कर रहे कि धर्म के उसूलों के प्रति लोगों के मन में समर्पण की भावना पैदा हो, और उसके बिना धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक है कि दिखाई दे रहा है कि जब इतना धर्म में माहौल हो गया, फिर उसके बावजूद भी पता चला कि 2022 के मुकाबले और ज्यादा भ्रष्ट देशों में शुमार हो गया भारत। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको स्वीकार नहीं करते। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तो राजीव गांधी के उस बयान का खिल्लियां उड़ाते हुए जिक्र करते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे, 1 रुपए जो है जो मैं भेजता हूँ लोगों के भलाई के लिए या विकास कार्यों के लिए, उसका केवल 15 पैसे खर्च होता, 85 पैसा हड़प हो जाता। तो उन्होंने कहा, तो वो उन्होंने इसको ये ठहराया कि राजीव गांधी के समय तो इतना भ्रष्टाचार था, लेकिन अब जो है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि हम जितना पैसा जो लोगों की पेंशन का पैसा है, किसान सम्मान निधि का पैसा, वो सीधे उनके खाते में पहुंच जाता है। तो एक भी पैसे की कहीं बिचौलियों को नहीं मिल पाते। प्रधानमंत्री आवास का पैसा है ये तो, लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को बना देने का एक सीमित दावा। केवल इतना ही नहीं, ये तो एक लोगों की कल्याणकारी बजट के लिए खर्च करना बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है। पर आप क्या विकास कार्यों के बारे में ये दावा कर सकते हैं जहाँ 70% तक कमीशन चल रहा? ऐसे तो ये है कि अब मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मोदी जी तो किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करते। कम से कम पहले की सरकारें स्वीकार करती थी तो उन पर भरोसा होता था कि अगर राजीव गांधी कह रहे हैं कि 85% भ्रष्टाचार में जा रहा है, भ्रष्टाचार में जाया हो रहा है, तो उनके अंदर दर्द है, उसका ये तड़प है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि स्थिति इसको सुधारी जाए, और जब चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के पद पे तो प्रयास भी करेंगे। इंदिरा गांधी ने भी, अब वो इंदिरा गांधी की भी खिल्ली उड़ा सकते। इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था कि अगर विकास कार्यों में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे तो वो केवल देश के अंदर की बात नहीं, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार विकास होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय फिनोमेना उन्होंने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को कहा था, लेकिन उस भ्रष्टाचार की एक सीमा थी, 10-15% कमीशन तक की एक सीमा थी। 70% कमीशन की कोई सीमा नहीं थी। आज विकास कार्यों में 70% कमीशन जा रहा है, और इसलिए भी कभी कभी लगने लगता है कि विकास कार्यों में जो ये सरकार जो एकदम बहुत तेज हुई है, बहुत स्मार्ट नजर आ रही है, उसके पीछे ये है कि वो सरकारी संसाधनों को लूटने का जिन लोगों को ज्यादा अवसर चाहिए वो लोग सरकार को इसके लिए प्रेरित करने में लगे हुए हैं। सरकार उनकी जो है उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए ये विकास कार्यों में इतनी तेजी दिखा रही है, वरना वो और उस विकास कार्यों के लिए चूंकि संसाधनों की व्यवस्था भी करनी है, सब फैसले की सरकारों में इतने पास संसाधन नहीं थे, तो कर संग्रह बढ़ा दिया है, कर और शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ाती जा रही है सरकार। जब जो है 70% अगर कमीशन पे खर्च हो जाएंगे तो विकास कार्य तो महंगे हो ही जाएंगे, तो फिर आपको कर संग्रह बढ़ाते ही चला पड़ेगा। और पहले ये था कि पहले ये माना जाता था कि जो सरकार है उसका काम, जो लोगों को सुविधाएं देने का काम जो है बहुत न्यूनतम दर पे है, लोगों को सुविधाएं देने का, वो बनिए की दुकान नहीं चलाती। लेकिन आज तो सरकार जो भी सुविधा देती है वो उसका बाजार की दर पे उसकी कीमत वसूलना चाहती है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा कर संग्रह करना, और नए नए तरीके की कर और सरचार्ज की ईजाद करती रहती है सरकार है। पता चला कि कोरोना के टाइम पर और रेलवे में लोग कम सफर करें, बहुत जरूरतमंद ही सफर करें, इसलिए हर यात्री से 2 यात्रियों का किराया वसूल करना शुरू कर दिया था। कोरोना खत्म हो गया, आज भी किराया उसी तरीके से जारी है। और रेलवे के जो IRTC के जो वो वेटिंग रूम बना दिए गए हैं, जो वहाँ पे
खाने पीने के सामान जो वहाँ कैंटीनें चल रही हैं, वो तो बाजार दर से कई गुना महंगे महंगे में मतलब वो जो है लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। और ये पता है कि रेल जो है वो ट्रेनें सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था है, वहाँ तो सस्ते में सारी चीजें, वहाँ आम यात्री भी सफर करता है, उनको सस्ते से सस्ते में सारी सुविधाएं हासिल होने चाहिए। लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल एक तरीके से बनिया की दुकान में परिणत कर दिया है और विकास कार्यों का एक बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इस पर भी सरकार एक और धर्म को जो है धर्म को महत्व देने का दिखावा भी कर रहा है सरकारी पक्ष। दूसरी ओर वो अपने गिरेबान में नहीं जाता कि उसके जनप्रतिनिधि बेईमानी का रिकॉर्ड किस तरह से जो है तोड़े हुए हैं। जो लोग कल तक जिनको लोग सड़कों पे चप्पल चटकाते हुए देख रहे थे और जिनके पास एक बाइक तक नहीं थी, आज वो महंगी गाड़ियों से सफर कर रहे। उनके मकान जो है कुछ वर्षों में ही बहुत भव्य उनकी जो कोठियां बन गई हैं और बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा हो गया। कई फर्जी कंपनियां उन्होंने खोल रखी ताकि उसमें अपनी पूंजी दिखा सके। ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कि नहीं अनदेखी हो। सरकार की जो संस्थाएं हैं वो सीबीआई है, ईडी है, राज्यों की विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, ईओडब्ल्यू है, ये तो अब कार्रवाई के नाम पे केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित कर रखा इसने अपने आप को। जनरल कार्रवाइयां नहीं होनी, सामान्य कार्रवाइयां होनी चाहिए। अधिकारियों के यहाँ पे भी छापे पड़ने चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के यहाँ पे भी छापे पड़ने चाहिए। पिछली सरकारों में तो उसके अपने मंत्रियों को जेल में भेजा गया भ्रष्टाचार में, लेकिन इस सरकार में तो कोई अदना सा पार्टी कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार नहीं हो रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी एकदम दूध की धुली हुई हो गई? क्या कोई इस पे यकीन कर पा रहा है? लोगों को क्या ये सरकार समझ रही कि लोग अंधे हो गए? लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि कल लोग क्या थे और आज क्या हो गए नेतागिरी में आके? और वो सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग देख रहे हैं, सब भ्रष्टाचार की इस चिंता को महसूस कर रहे हैं। कोई आचार संहिता पार्टी की तरफ से लागू नहीं की जा रही जो इस सिलसिले को रोके। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत जो राजनीतिक भ्रष्टाचार का, सरकारों का सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है वो है चुनाव का अत्यधिक खर्चा। आज चुनाव में जिस ढंग से खर्चीला बना दिया गया राजनीतिक प्रचार पर, सत्तारूढ़ पार्टी जितना जो है जितना अनाप शनाप खर्च करने में समर्थ हो गई, उससे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा उसको पैसे मिल रहा है। क्या ये जो है उसको जो योगदान मिल रहा है, क्या ये इसको जो उसके लिए जो फंडिंग हो रही है, क्या ये किसी अच्छी व्यवस्था के लिए फंडिंग हो रही है? सामने आ रहा है कि चंद उद्योगपतियों को अनुचित लाभ दे रही हो। भले ही कोर्ट में प्रमाणित नहीं हो पा रही हुई बात, हर सच्चाई कोर्ट में प्रमाणित नहीं हो पाती, लेकिन सच्चाई क्या है वो लोग सारे के सारे जानते। तो क्या उनके यहाँ से इसी तरह की जो छूट और प्रोत्साहन देने के लिए अनुचित लाभ उठाने का उनके यहाँ से जो है फंड की व्यवस्था की जा रही सरकारों का? आखिर क्यों आप इतना ज्यादा जो है रुपए के दम पे चुनाव जीतने की भावना आपकी क्यों बनती जा रही है? आप क्यों नहीं एक नैतिक साहस दिखाते कि आप नैतिक तौर तरीकों से भी चुनाव जीत सकते हैं? जब आपने इतना संगठन मजबूत कर लिया, संगठन इतना सघन बना दिया, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? आपके खाते में जो है वो पर्याप्त उपलब्धियों की पूंजी है। अगर आप उन उपलब्धियों के बल पे भी जाए चुनाव में तो भी आप चुनाव जीत सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार अभी जाने वाली नहीं है। अगर वो अनुचित हथकंडों का इस्तेमाल ना करे, अगर वो 3 तकनीकों का इस्तेमाल ना करे, अगर वो धनबल का इस कदर सहारा ना ले, तब भी वो नहीं कर सकती। लेकिन वो तो पता चला कि एक सीट जीतने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया की शरण में जाने को भी आते रहे, जो यौन उत्पीड़न में के आरोप में घर कर भी सत्ता पक्ष के लिए संकट पैदा करते, फिर भी उसे पिंड नहीं चढ़ा पाती। तो उसे माफियाओं की भी जरूरत है, क्योंकि उसे लगता है कि बिना रुपए के चुनाव नहीं जीता जाता। ये उसकी बहुत बड़ी नैतिक कायरता है। ऐसा नहीं है, वो कर सकती है। उसको चुनाव के मामले में उन विकल्पों पे विचार करना चाहिए जो पीपी सिंह ने सुझाव दिया था कि चुनाव के लिए एक सरकारी फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पिछले चुनाव में मिले वोटों के अनुपात में हर एक को
कि चुनाव लड़ने के लिए खर्च दिया जाए। तो व्यवस्था वो नहीं हो सकती, तब भी आप जो है चुनाव में सादगी लाने का, चुनाव प्रचार में सादगी लाकर जीते दिखाने की आप कोशिश करें, तब तो आपका करिश्मा है। और अगर आप पता चला कि पैसे की चकाचौंध से आप जो है बाहुबलियों की मदद से, आप धनबल से बाहुबलियों की मदद से अगर और अन्य तरह की तीन तकड़ों से जो है पता चला कि ईडी में विपक्ष को नतमस्तक करके ईडी के छापों से और चुनाव जीतने विपक्ष को एकदम कमजोर बनाकर चुनाव जीतने की भावना रखते, तो ये तरीका गलत तो है ही। इससे लोकतंत्र अपवित्र तो हो ही रहा है, लेकिन और एक व्यवस्था में कोई एक व्यापक बदलाव नहीं होता, लेकिन लोगों की उम्मीदें टूटेंगी। लोग भले ही आज आपके वितंडा के प्रकोप की वजह से लोग आपका गुणगान कर रहे हो, आपका जय जयकार कर रहे हो, लेकिन जब आपके न रह जाने के कुछ दशक बाद इतिहास का एक तरह से निष्पक्ष और निर्लिप्त आकलन होगा, तो फिर वो हो सकता है कि लोग आपको कोसने के लिए मजबूर हो जाए। लोग पता चला कि आपको खलनायक की आपके न रह जाने के बाद में लोग आपकी जो है वो लोग आपको सबसे बड़े खलनायक के रूप में देखने के लिए लग जाए। आदमी की जीवन की सबसे बड़ी सार्थता अमरता को प्राप्त करनी है। अमरता किसमें प्राप्त होती? शरीर में नहीं होती, यश में प्राप्त होती। यश उसका अमर रहे, तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए और उसके पास में अवसर है। सरकार इस प्रवंचना में फंसी हुई है कि नहीं, अगर वो साफ सुथरे तरीके से अगर वो चुनाव मैदान में जाए तो वो नहीं जीत पाएगी। मजबूरी है, व्यवस्था है, बाध्यता है कि नहीं, वो उसको तो हर तीन तिक्रम से ही वो चुनाव जीत पाएगी। ये उसकी प्रवंचना है। वो अगर जाएगी तो फिर जो है अगर वो अभी उसके पास में फिलहाल अभी मौका नहीं गया, संगठन भी उसके पास में सघन है और उसके पास में उपलब्धियां हैं जिनसे वो जीत सकती है सरकार। तो अगर सरकार को मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि अगर सरकार में बैठे लोगों के हृदय परिवर्तन इन बातों से हो सके, ये विश्वास करके हो सके। साथ ही लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार हटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आप सरकार के आगे इतना समर्पण न करें, इतना भक्तिभाव सरकार में बैठे लोगों के प्रति पैदा न करें कि सरकारें ये समझने लगे कि आपने सूचना छोड़ दिया है। आपका अंकुश उनके ऊपर ये तो एहसास कराती रहना चाहिए। आप मौजूदा सरकार कोई भी काम रखते हुए भी आप प्रेरित कर सकते सरकार पर दबाव बना सकते कि वो इन सारी स्थितियों को बदले। आप सरकार के खिलाफ आंदोलन न करके आप अपने यहाँ के प्रशासन की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय आंदोलन छेड़ सकते। उन स्थानीय आंदोलनों की गूंज जब देश भर में जहाँ के स्थानीय आंदोलन होंगे तो उनकी गूंज जो है सरकार तक पहुंचेगी, तो सरकार सोचेगी कि जनता नाराज होने लगी तो उस पर अंकुश लगाए, वो अंकुश लगाएगी। अगर आपकी चिट्ठियां अपने जनप्रतिनिधियों पे जो है कुबेरपति बनने की होड़ में लगे हुए, अगर उनके बारे में आपकी सरकार के पास गुमनाम चिट्ठियां पहुंचने लगेंगी तो आपकी चिट्ठियों के ढेर से सरकार ये सोचने को बाध्य होगी कि नहीं, हम अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में कोई आचार संहिता बनाए, उनके आचरण पर गौर करें अन्य तरीके से। तो इसी सरकार को जो उसमें कमियां हैं, जो अच्छाइयां, उनका आप लाभ लें, उसके लिए सरकार को समर्थन दें, लेकिन जो कमियां हैं उनको उनके सुधार के लिए प्रेरित करने का काम, उनके सुधार के लिए आप कठोर हृदय दिखाने का काम भी आपको करना पड़ेगा। और चूंकि आप इस लोकतंत्र की इस व्यवस्था में आप व्यवस्था के मालिक हैं, तो पूरा ठीकरा आपके सिर पर आएगा। आप अगर ये नहीं कर पाते, अगर हमारा वीडियो देखकर इस मामले में आपके अंदर कोई सोच पैदा होती है तो हम अपने वीडियो की सार्थकता समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।